दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख त्रिपुरा गवर्नमेंट सेट्स अप पैनल टू प्रोब कंडक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एट वेडिंग सेरेमनीज एमिड नाइट कर्फ्यू और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख सेंटर वर्सेस स्टेट्स हाउ आईएएस ऑफिसर्स आर पुट ऑन सेंट्रल डेपुटेशन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। किसी शायर द्वारा लिखी गई उपर्युक्त पंक्तियां आज के समय में सिविल सेवकों की भूमिका का यथार्थ चित्रण करती हैं। दरअसल आम जनता के साथ सिविल सेवकों के अनैतिक बर्तावों ने लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बीते कुछ महीनों से त्रिपुरा में डीएम के रूप में सेवा दे रहे शैलेश कुमार यादव अपनी हरकतों की वजह से काफी अधिक चर्चा में रहे। एक वीडियो में दिखाया गया था कि वह अगरतला में आयोजित एक शादी समारोह में छापामारी करने पहुंचे थे। चूंकि यह शादी कर्फ्यू के दौरान आयोजित की गई थी, ऐसे में कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन को देखते हुए डीएम शादी में आए लोगों पर भड़क गए। इतना ही नहीं, उन्होंने दूल्हे और पुजारी सहित कई लोगों के साथ हाथापाई करने के साथ साथ शादी में आए मेहमानों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ भी अभद्रता की। आई एम योर ब्लडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और गाली जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। त्रिपुरा के डीएम का मामला कोई एक मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम रणबीर शर्मा भी एक युवक के साथ की गई बदसलूकी की वजह से सुर्खियों में रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में रणबीर शर्मा को एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए और उस आदमी का फोन सड़क पर फेंकते हुए और साथ में आए पुलिस कर्मियों से उसे मारने के लिए कहते हुए दिखाया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने डीएम रणबीर शर्मा के इस बर्ताव की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का आदेश दिया। आईएएस एसोसिएशन ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और सेवा एवं शिष्टाचार के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि सिविल सेवकों में सहानुभूति होनी चाहिए और समाज के साथ हर समय एक सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि भारतीय अफसरशाही की आखिर असल तस्वीर क्या हो। सवाल यह भी है कि समाज, लोकतंत्र, सरकार आदि के प्रति सिविल सेवकों की क्या भूमिका हो। जनता और सरकार के बीच की कड़ी के रूप में लोक सेवकों की क्या कुछ भूमिका होती है। ऐसी क्या वजहें हैं जो लोक सेवकों को उनकी भूमिका का निर्वाह करने से रोकती हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें सिविल सेवा और सिविल सेवकों से जुड़े सभी पहलुओं को समझना होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं भारत में सिविल सेवा के इतिहास को। औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कंपनी के निदेशकों द्वारा सिविल सेवकों को नामित किया जाता था। इसके बाद उन्हें लंदन के हेलबरी कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाता था और फिर वहां से भारत भेजा जाता था। भारत में सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति की लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के बाद रखी गई। 1854 में ही लंदन में एक सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1855 से प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की गई। शुरुआत में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं केवल लंदन में आयोजित की जाती थी। इस दौरान अधिकतम आयु 23 साल और न्यूनतम आयु 18 साल हुआ करती थी। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। अगले 3 साल में केवल 4 भारतीय ही सफल हुए और इसके अगले 50 सालों में कोई भी भारतीय सफल नहीं हुआ। चूंकि ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि इस परीक्षा में अधिक भारतीय सफल हों और आईसीएस में प्रवेश करें। ऐसी स्थिति में भारतीयों ने इस परीक्षा को भारत में आयोजित कराने के लिए एक याचिका दायर की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद ही इस पर सहमति बन पाई
और अंततः 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी। सबसे पहले तत्कालीन इलाहाबाद में और उसके बाद फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ ही दिल्ली में भी इन परीक्षाओं का आयोजन शुरू हो गया था। भारत में लोक सेवाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। मौजूदा समय में 3 तरह की अखिल भारतीय सेवाएं हैं: IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा और IFOS यानी भारतीय वन सेवा। 1947 में ICS की जगह IAS ने और IP यानी भारतीय पुलिस की जगह IPS ने ले ली थी। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित की जाती हैं। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा और तात्कालिक निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। गौरतलब है कि संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। केंद्रीय सेवाओं के सदस्य केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही काम करते हैं। वे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट पदों पर आसीन होते हैं। इन सेवाओं में केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, केंद्रीय सूचना सेवा, भारतीय लेखा एवं परीक्षा सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय मौसम विज्ञान सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, रेल कर्मिक सेवा इत्यादि जैसी सेवाएं आती हैं। राज्य सेवाओं के सदस्य केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं। वे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर आसीन होते हैं। सिविल सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा, कृषि सेवा, चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा सेवा, न्यायिक सेवा, शिक्षा सेवा, सहकारी सेवा इत्यादि राज्य सेवाएं हैं। प्रत्येक राज्य सेवा का नाम उसके राज्य के नाम पर रखा गया है। इन सेवाओं के जरिए चयनित हुए सिविल सेवकों के समाज और लोकतंत्र के प्रति कई दायित्व और भूमिकाएं होती हैं। तो आइए अब लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका को देख लेते हैं। लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं दोनों का ही मूल तत्व लोक होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोग यानी कि जनता। एक स्वस्थ लोकतंत्र की सफलता इसी बात में निहित है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय देश के अंतिम जन तक कितनी ईमानदारी और सक्रियता से पहुंचता है। यही वे बिंदु हैं जो लोकतांत्रिक प्रणाली में सिविल सेवकों की भूमिका को उजागर करते हैं। देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, मूलभूत ढांचों की कमी और स्वास्थ्य मानकों के कमजोर होने इत्यादि जैसी समस्याओं के समाधान की दिशा में सिविल सेवकों की भूमिका अहम हो जाती है। सिविल सेवकों का सबसे अहम कार्य राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन करना है और उसे जन जन तक पहुंचाना है। इसके अलावा सिविल सेवक राजनीतिक कार्यपालिका में नीति निर्माण के दौरान परामर्श और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। देश भर में चुनावी प्रक्रियाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने की दिशा में भी सिविल सेवकों की भूमिका सराहनीय होती है। किसी भी तरह की आपात स्थिति में देश, राज्य अथवा संबंधित क्षेत्र की व्यवस्थाएं किस तरह चलेंगी, इसकी जिम्मेदारी भी सिविल सेवकों के कंधों पर होती हैं। सिविल सेवक दरअसल सरकार और जनता के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं। उनकी भूमिका को उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के आधार पर देखा जा सकता है। सिविल सेवक सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशासनिक वर्ग का सबसे अहम कार्य सामग्रियों को जुटाना होता है ताकि कोई भी निर्णय सही लिया जा सके। अपनी विधायी भूमिका के तौर पर एक सिविल सेवक संसद में पेश किए जाने वाले विधायकों को तैयार करता है और उन्हें आकार देता है। कोई भी नई नीति अक्सर स्थायी सिविल सेवकों के सुधारों और सुझावों का ही परिणाम होती है। प्रशासनिक नियमों और आदेशों के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए कार्यपालिका प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करती है। न्यायिक भूमिका के तौर पर इन अदालतों को अनुभवी प्रशासकों द्वारा संचालित किया जाता है। वित्तीय भूमिका के तौर पर एक सिविल सेवक सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है। लगाए जाने वाले कर और किए जाने वाले खर्च का सुझाव वित्तीय विभाग के सचिवों द्वारा दिया जाता है। इन सब के अलावा सिविल सेवक संसद में मंत्रियों से पूछे गए सवालों के जवाब भी तैयार करते हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि एक सिविल सेवक ज्ञान और अनुभव का भंडार होता है।
जो विभिन्न समस्याओं से निपटने में सरकार की मदद करता है। सिविल सेवकों की इन्हीं भूमिका को देखते हुए स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। लेकिन यहाँ उन कांडों की तरफ भी विचार करना होगा जिनकी वजह से भारत का यह स्टील फ्रेम किन्हीं मामलों में अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर पाता है। तो आइए रुख करते हैं सिविल सेवकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की तरफ। किसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अहम मकसद जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है। इस कार्य में शासन के साथ साथ प्रशासन की भी भूमिका अहम हो जाती है, खासकर सिविल सेवकों की। लेकिन जब एक लोक सेवक अपनी भूमिका का निर्वहन करने में विफल हो जाता है, तब गरीब और वंचित तबकों का विकास नहीं हो पाता है और उनमें से कई लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाने लगते हैं। प्रशासकों द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित पालन न करने के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। विचित्र बात यह है कि कभी कभी लोगों का सेवक यानी एक लोक सेवक अथवा नौकरशाह खुद को व्यवस्था का राजा समझने लगता है और जनता के प्रति अपने संवैधानिक कर्तव्यों को वह जनता के ऊपर दया की तरह पेश करता है। ऐसे में सिविल सेवकों और जनता के बीच एक दूरी सी बन जाती है। इस दूरी को बढ़ाने में जहां एक तरफ लाल फीताशाही, मितव्ययिता, राजनीतिक झुकाव, कार्यकुशलता का अभाव और जटिल प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं, वहीं दूसरी तरफ सिविल सेवकों का समाज के प्रति बेहतर कार्य करने वाली इच्छा शक्ति का कम होना भी जिम्मेदार है। बेहतर कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रणाली, प्रोन्नति और स्थानांतरण के लिए एक समुचित तंत्र का अभाव, जवाबदेही और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने वाले तंत्र का अभाव, समन्वय की कमी, यथास्थितिवादी होना इत्यादि ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोक सेवकों के भीतर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति उदासीनता पनपने लगती है। यह उदासीनता उन्हें इनोवेटिव कामों के प्रति भी उदासीन बनाती है। इन सब के अलावा सबसे बड़ी समस्या सिविल सेवकों में समन्वय की कमी का होना है। यही कारण है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मकसद अभी तक पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। लोक सेवकों का राजनीतिक कार्यपालिका के साथ समन्वय की तस्वीर काफी धुंधली सी प्रतीत होती है। साथ ही नौकरशाहों का पंचायत, सिविल सोसाइटी और जनता के बीच भी प्रभावशाली समन्वय स्थापित नहीं हुआ है। कई लोक सेवक राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने में विफल रहे और राजनेताओं की बस कठपुतली बनकर रह गए हैं। राजनीतिक गठजोड़, भ्रष्टाचार में लिप्तता और धन कमाने की अधिक चाह कई दफा सिविल सेवकों की ईमानदारी की साख पर बट्टा लगा देते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से एक सिविल सेवक की समाज सुधारक वाली छवि घूसखोर बनकर रह जाती है। कई अधिकारी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने रिश्वत और लूट खसोट का रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा कई सिविल सेवकों को केंद्र राज्य तनातनी का शिकार होते हुए भी देखा गया है। कुछ ऐसा ही माजरा हाल ही में केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार की रस्साकशी के बीच फंसे 1987 बैच के IAS ऑफिसर अल्पन बंदोपाध्याय की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर देखने को मिला। आइए जानते हैं सिविल सेवकों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कैसे होती है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में अल्पन बंदोपाध्याय 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने 25 मई को केंद्र की मंजूरी का हवाला देकर उनके कार्यकाल को 3 महीने तक बढ़ा दिया था। लेकिन 28 मई को केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को तत्काल प्रभाव से भारत सरकार में शामिल होने का आदेश दिया। उन्हें 31 मई को DOPT को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। इन दोनों में से बंदोपाध्याय ने अपनी सेवा वृद्धि को चुना। गौरतलब है कि केंद्र सरकार हर साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के इच्छुक अखिल भारतीय सेवाओं, IAS, IPS और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की प्रस्ताव सूची मांगता है। इसके बाद इस सूची से केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों का चयन किया जाता है। IAS कार्डर रूल्स के नियम 6(1) में कहा गया है कि एक अधिकारी संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। हालांकि रूल में यह भी कहा गया है कि असहमति की स्थिति में मामला केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा और संबंधित राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्णय को प्रभावी बनाएंगी।
दरअसल पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार वाला विवाद तब पनपा जब यास चक्रवात से हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के मुख्य सचिव कुछ समय की देरी से पहुंचे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने बंदोपाध्याय के खिलाफ यह एक्शन लिया। हालांकि नियम कहता है कि राज्य सरकार के अधीन तैनात किसी सिविल सेवा अधिकारी के खिलाफ केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियम 1969 के नियम 7 में कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी राज्य में सेवा कर रहा है तो उस पर कार्रवाई शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार राज्य सरकार का ही होगा। नियम यह भी कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ही सहमत होने की जरूरत है। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं जब कोई सिविल सेवा अधिकारी राज्य और केंद्र सरकार की खींचतान के बीच फंसा हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक तंत्र की नींव को कमजोर करने लगती हैं। ऐसे में देखना होगा कि भारत में प्रशासनिक तंत्र की नींव को मजबूत करने की दिशा में क्या कुछ प्रयास किए गए हैं। तो आइए विचार करते हैं लोक प्रशासन में सुधारों के अहम प्रयासों पर। समाज में सिविल सेवकों की स्वस्थ भूमिका को स्थापित करने के लिए समय समय पर कई समितियों और आयोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। इन समितियों में गिरजा शंकर समिति, गोपाल स्वामी अयंगर समिति, गोरावाला समिति, पाल एप्पलवी समिति, संथानम समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, कोठारी समिति, सतीश चंद्रा समिति, होता समिति, अलग समिति और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग इत्यादि शामिल हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नैतिकता नामक अपनी चौथी रिपोर्ट में राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक सुधारों से लेकर ईमानदार लोक सेवकों के संरक्षण के तमाम उपाय सुझाए। इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोक प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सिविल सेवा में सुधार की दिशा में भारत सरकार ने भी समय समय पर अहम कदम उठाए हैं। बीते साल मोदी कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी नाम से एक राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम यानी NPCSCB को मंजूरी दी। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। सिविल सेवाओं में संस्थागत ढांचे और कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दिशा में भी कई प्रयास किए गए हैं। सिविल सेवा क्षमता विकास योजनाओं के अनुमोदन और उनकी निगरानी के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल है। वहीं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य बनाने, साझा संकाय एवं संसाधन बनाने और सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पर्यवेक्षी की भूमिका निभाने का काम करता है। NPCSCB को सिविल सेवकों के लिए क्षमता विकास के लिए आधारशिला रखने हेतु बनाया गया है ताकि वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से सरोबर रहें और विश्व भर की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इस कार्यक्रम को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके क्रियान्वित किया गया। iGOT कर्मयोगी एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म है। इस सब के अलावा भी देश में सिविल सेवकों की भूमिका को यथार्थ रूप देने के लिए समय समय पर कई प्रयास हुए हैं, लेकिन लोक सेवकों की स्वस्थ भूमिका को स्थापित करने की दिशा में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो आइए जानते हैं क्या हो आगे की राह। कई समितियों और आयोगों की सिफारिशों के बाद किए गए सुधारों के बाद भी अफसरशाही में कोई खासा बदलाव हुआ नजर नहीं आता है। यह पुरानी गाड़ी में नए ड्राइवर सी प्रतीत होती है। ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की माने तो भारत जैसे बहुमुखी देश में सिविल सेवा के उम्मीदवारों को भी प्रशासनिक सेवाओं की भूमिका को समझना होगा। हमें समझना होगा कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत में सिविल सेवाओं की प्रकृति, चरित्र और भूमिका समय के साथ साथ बदल रही हैं। हमें यथास्थिति को बनाए रखने वाली टेंडेंसी को त्यागना होगा। इसके लिए प्रशासकों की कार्यक्षमता और एटीट्यूड में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले प्रशिक्षण प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। इसके अलावा लोक प्रशासन के सभी वर्गों, समुदायों और क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित कर
प्रशासनिक विकेंद्रीकरण लाना होगा। प्रशासकों की काम के प्रति पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर आदि जैसे उपकरणों का प्रभावी तरीके से उपयोग करना होगा। सूचना और तकनीक का लोक प्रशासन में अधिकाधिक उपयोग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बना सकता है। साथ ही प्रशासकों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए लोगों की शिकायतों को दूर करने पर जोर देना होगा और इसके लिए शिकायत निवारण तंत्र को दुरुस्त करना होगा। देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। इनके केवल प्रशासनिक सुधारों के जरिए ही नहीं, बल्कि राजनीतिक सुधारों एवं राजनीतिक दलों एवं प्रशासनिक ढांचे के लोकतंत्रीकरण से भी कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में प्रशासकों के साथ साथ वहां की सरकारों की भी अहम भूमिका हो जाती है। किसी भी देश के विकास की गाड़ी तभी आगे बढ़ सकती है जब उसके दोनों पहिए यानी शासन और प्रशासन मिलकर काम करें। राजनेताओं को ध्यान रखना होगा कि वे अपने मनचाहे कामों के लिए प्रशासकों को मोहरा ना बनाएं। साथ ही सिविल सेवकों को अपने कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना होगा। प्रशासकों को कोशिश करनी होगी कि राजनीतिक तटस्थता बनाए रखें, तभी वे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। सिविल सेवक आज भी लोगों की समस्याओं के समाधान की उम्मीद है। लिहाजा देश में अच्छा काम करने वाले अफसरों को एक सार्वजनिक हीरो की तरह पेश करना चाहिए, ताकि बाकी के अफसर उनसे प्रेरणा लें और देश के विकास में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से योगदान दें। अफसरों की सहभागी व्यवस्था जितनी अधिक दुरुस्त होगी, देश के विकास की गाड़ी उतनी ही तेजी से दौड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति से बेहतर निर्णय 2 लोग लेते हैं और उससे बेहतर 2 से ज्यादा लोग। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सिविल सेवकों की भूमिका ऐसी रक्त धमनियों की तरह है जो देश के अंतिम जन तक व्यवस्था, सुरक्षा, समन्वय, योजनाओं और परियोजनाओं के लाभ जैसे ऑक्सीजन को पहुंचाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सिविल सेवकों की समाज सुधारक वाली छवि अब घूसखोर बनकर रह गई है। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। व्याख्या कीजिए कि सिविल सेवकों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कैसे होती है।